नमस्ते दोस्तों। आज फिर हम हिंदी भाषा में जो हम बात कर रहे थे उसकी बोलियों के बारे में, इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए आज हम नागरी लिपि का विकास व मानकीकरण पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भाषा मनुष्य की भावों की अभिव्यक्ति है। मनुष्य जो अनुभव करता है, जो एक दूसरे के प्रति जो भी उसके दिल में भावनाएं आती है, उसको भाषा के द्वारा ही अभिव्यक्त करते हैं। लिख कर, पढ़ कर, बोल कर या संकेतों के माध्यम हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। हम एक दूसरे से अपने भावों को आदान प्रदान करते हैं। जैसे मनुष्य के जीवन में और सभी संसाधनों का जितना महत्व है, वैसे ही भाषा का भी एक अलग महत्व है। हर कस्बे, हर ज़िले, हर देश, हर जाति की एक अपनी अपनी बोली भाषा होती है, जिनसे वो अपनी भाषाओं, अपनी भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। आज हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम हिंदी भाषा की लिपि के बारे में जानेंगे। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। लिपि का आधार लिखित संकेत होते हैं। लिपि दृष्ट व दृष्टिगोचर होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। उसी तरह अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू की लिपि फारसी है तथा पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। भारत की प्राचीन लिपियों में सिंधु घाटी की लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि प्रसिद्ध है। देवनागरी लिपि सुधार व संशोधन। सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानडे ने लिपि सुधार समिति का गठन किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे हिंदी की शब्द संपदा बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। उसमें बहुत सारी मात्राएं हैं, बिंदुएं हैं, स्वर है, व्यंजन है, जिससे कि कभी कभी लिखने और पढ़ने में कठिनाई आती है। इसीलिए समय समय पर इस पर सुधार करने के लिए सुधार समितियों का गठन किया गया। काका कालेलकर ने आ की 12 खाड़ी का सुझाव दिया तथा स्वर ध्वनियों की संख्या को कम कर दिया गया, जैसे आ, हर्षी, आ, हर्षु, दुर्गऊ, ए, ओ, औ। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर का स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया। जैसे कि हमारी हिंदी है, तो हिंदी में हम यहाँ बीच में ना लिखें, आधा ना, तो इसी की जगह में बिंदुओं का प्रयोग पर जोड़ दिया गया कि यहाँ बिंदु दे दिया जाए और दामे दीर्घिकार दिया जाए, तो ये भी हमारी हिंदी हो गई। तो इससे क्या होता है ना कि ये जो बहुत ज़्यादा शब्दों में, भाषाओं में क्लिष्टता जो आती है वो कम आती है। इसी की तरह देखेंगे हम कंठ। जैसे कंठ पहले लिखे थे तो इसमें का, अड़ा और ठा लिखा गया, तो इसको छोटा करने के लिए ऊपर ना के जगह में ऊपर बिंदियों का प्रयोग करके शब्दों को आसान और सुचारू बनाने का सुझाव दिया गया। 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता नरेंद्र देव ने की, जिसमें निम्न सुझाव पेश किए गए थे। सबसे पहला था कि आ का 12 खाड़ी भ्रामक है। मात्राएं यथास्थान रहे, परंतु थोड़ी दाहिने और लिखा जाए। अनुस्वर व पंचराक्षर के स्थान पर बिंदु से ही काम चलाया जाए। 2 तरीके से लिखे जाने वाले अक्षरों में निम्न अक्षरों को स्वीकार किया जाए: आ, क्ष, ध, भ और ला। संयुक्त वर्णों में छ, त्र, ज्ञ, श, अ, श को वर्णमाला में जगह दिए गए। अभी हम देखेंगे उपरोक्त सुझावों को कुछ हेर फेर कर इन्हें स्वीकार कर लिया गया है। समय समय पर इसमें सुधार होते रहे हैं। फारसी की क, ख, ग, ज, फ ध्वनियाँ भी सम्मिलित कर ली गई है। कुछ अंग्रेजी के शब्दों को भी सम्मिलित किया गया है। ये सारे सुझाव और बदलाव और सुधार सिर्फ हमारी भाषा को आसान बनाने और
लोगों के बीच में इसे ज़्यादा क्लिष्ट न होने के लिए किया गया है। जैसे कि हम आज अब देखेंगे कि देवनागरी लिपि का वर्गीकरण। कंठ, ये हमारी भाषाओं का उच्चारण स्थान बताता है। कंठ क ख ग घ, ये कंठ से उच्चारण होते हैं। तालव्य में हो गया च छ ज झ। मूर्धन्य में आपकी आ गई ट ठ ड ढ अण। दंत में आ गई त थ द ध न। ओष्ठ में आ गई प फ ब भ म। अंतस्थ, अंतस्थ में आपकी है थ र ल व। ऊष्म है आपकी शा शा सा और हा। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ और श्रा। द्विगुण व्यंजन में आपके आ गए ड और ढ। हमारी कुल स्वर कितनी है? 11। अनुस्वर है 1, विसर्ग है 1, व्यंजन है 39 और कुल वर्ण आपके हो गए 52। कुल वर्ण 52 आ गए। अब हम कुल वर्ण हमारे 52 आ गए। अब हम जानेंगे अघोष, वह ध्वनियाँ जिसके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होती, उसको अघोष शब्द कहते हैं। वह ध्वनियाँ अब हो गया आपका संघोष। वह ध्वनि जिसके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम निकलती हो उसे सघोष कहते हैं। अल्पप्राण, व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम निकलती हो उसे अल्पप्राण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम इतने ही बातों को नोट करेंगे और जानेंगे दूसरे क्लास में।